हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल विथ मी। दिस इज विनय त्रिपाठी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आरबीआई का जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस अनाउंसमेंट के अलग अलग डायमेंशन से एक या दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं कि आरबीआई ने 17 अप्रैल 2020 को कौन से ऐसे अनाउंसमेंट किए जिससे देश की गरीब जनता को कुछ फायदा हो सकता है लॉकडाउन 2 के दौरान। सबसे पहली जो बात होगी बच्चों वो ये होगी कि आरबीआई ने ग्रोथ रेट को लेकर के क्या कहा। तो आरबीआई ने ग्रोथ रेट को लेकर के आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हवाले से एक बात कही कि जब इस वर्ष पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक डिक्लेयर हो चुका है, दुनिया के बहुत सारे देश में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी इट विल बी 1.9%। 1.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ इंडिया इस वर्ष आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसा प्रोजेक्शन है आईएमएफ का। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये जनरेट होता है कि ये ग्रोथ रेट हम किस वर्ष से तुलना करके निकाल रहे हैं, जिसे हम इकोनॉमी की भाषा में बेस ईयर कहते हैं। तो जीडीपी बेस ईयर फॉर इंडिया 2011-12। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि बेस ईयर क्या है जीडीपी का। तो 2011-12, पहले 2004-5 हुआ करता था, बाद में इसे रिवाइज करके 2011-12 कर दिया गया और अब फिर से रिवाइज करने की मांग उठ रही है। फाइन, क्या होता है बेस ईयर, फिर कभी डिटेल बेस ईयर पर जब लेक्चर हो गया, जीडीपी कभी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर बात करेंगे। अभी हमें आरबीआई के अनाउंसमेंट को समझना है मेनली, जो 17 अप्रैल को आरबीआई ने अनाउंस किया, 17 अप्रैल 2020 को। दूसरा जो प्रोजेक्शन आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर आफ्टर द रिमूवल ऑफ लॉकडाउन, जब देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो इस स्थिति में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, इट विल बी 7.4%, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा और बहुत तेज़ी से हम एक बार फिर विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने का प्रयास करेंगे 7.4% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ। एंड आई विश कि ऐसा हो तो अच्छी बात रहेगी। अब ये कैसे हो, इसके लिए आरबीआई ने लगातार अपने प्रयास किए हैं। तो आइए जरा समझते हैं। बच्चों, आरबीआई ने मुख्यतया उन बिंदुओं पर फोकस किया कि जो गरीब से गरीब आदमी है, गांव में जो मजदूर है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का जो मजदूर है, कृषि क्षेत्र जो हैं या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो हैं, उन जगहों पर लोगों के हाथों में पैसा पहुंचे, ताकि लोग डिमांड कुछ क्रिएट करें और मार्केट में तरलता बनी रहे। इसके लिए आरबीआई ने 17 अप्रैल 2020 को क्या अनाउंसमेंट किए। पहला अनाउंसमेंट तो उन्होंने ये किया कि TLROs के तहत, TLRTOs के थ्रू आरबीआई मुख्यतया 3 बड़े बैंकों को एक बल्क अमाउंट देने की बात करती है। अब ये 3 बड़े बैंक कौन कौन से थे? एक नाबार्ड था, एक एनएचबी है और एक सिडबी है। तो बच्चों, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठ जाता है कि सर ये TLRO क्या है। तो बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। TLROs का मतलब है टारगेटेड
टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, TLTROs कहेंगे इसको, TLTROs। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। जनरली ये 1 to 3 ईयर होता है। आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया है वो स्पेशली 3 इयर्स के लिए किया है। अब सवाल है कि रेपो ऑपरेशन क्या होता है। तो जानते होंगे आप लोग, या नहीं भी जानते तो समझिए कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस ब्याज दर पर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंकों को पैसा देती है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द डिफरेंट बैंक्स। फाइन। तो इसी रेपो रेट पर जो आरबीआई इन बैंकों को पैसा देगी, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। और इस तरीके से आरबीआई जो ऑपरेशंस करती है उसे जनरली हम रेपो ऑपरेशंस कहते हैं। फाइन। तो टारगेटेड का मतलब है कि स्पेशली किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करके आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किए हैं उसे हम TLTROs कहते हैं। फाइन। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इन बैंकों को पैसा देने से गरीब व्यक्ति के पास पैसा कैसे पहुंचेगा, और इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं, पहले एक एमसीक्यू फ्रेम करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the correct chronology of the year of formation of the followings? अब आपके सामने 4 बैंकों का नाम आएगा और इन बैंकों की जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है फॉर्मेशन की ईयर की वो आपको बतानी है। और ये 4 बैंक आपके सामने आ रहे हैं, सीडबी, नाबार्ड, एनएचबी, ये 1 2 3 4 है, और 4 है आपका एनडीबी। एनडीबी के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक। और आपके पास 4 ऑप्शन जनरेट किए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 4 2 1 3, दूसरा ऑप्शन है 2 3 1 4, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, और चौथा ऑप्शन है 4 3 2 1। तो साथियों ये आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। आप लोग करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक कि आपको इन बैंकों के बारे में डिटेल पता ना हो कि ये बैंक कब बने थे। और इनका कई बार हेडक्वार्टर भी मैच कराने के लिए दे देता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, नाबार्ड की यदि आप बात करते हैं तो इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1982 है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। इसके बाद यदि आप बात करते हैं एनएचबी की, नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं, तो ये बना था 1988 में।
NHB और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और यदि आप बात करते हैं सिडबी का, तो सिडबी 1990 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और अभी अभी जो मैंने ऑप्शन में दिया था वो NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इसे आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, तो इसका 2015 में बना था और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 2014 में ही इसका प्रपोजल प्रिपेयर हो गया था और 2015 से फंक्शनिंग हो गया था ये। ये थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे आप यहाँ पर। फाइन। तो स्पेशली RBI ने जो बात की है वो इन्हीं 3 बैंकों की बात की है, इन 3 बैंकों की बात की है जिसके लिए उन्होंने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किया है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर इन बैंकों के थ्रू जो पैसा पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है गरीब व्यक्ति तक। तो थोड़ा समझ लेते हैं। वी ऑल नो कि जो नाबार्ड है इसका मेन फंक्शन है रूरल एरियाज में, कृषि क्षेत्र में और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जो बैंक कार्य कर रहे हैं उन बैंकों को पैसा देना और उनसे इस क्षेत्र को सशक्त बनाना। तो कृषि क्षेत्र में जब पैसा पहुंचेगा तो किसानों को एक बड़ी मदद मिलेगी, किसानों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो डिमांड करेंगे और डिमांड और सप्लाई का यदि संतुलन बना रहेगा इकोनॉमी के अंदर तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट आवर इंडियन इकोनॉमी। नाउ NHB स्पेशली हाउसिंग सेक्टर को जब पैसा मिलेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक की इसका नाम है, तो जितने भी बैंक हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो हाउसिंग लोन देने की गति को रफ्तार मिलेगी। हाउसिंग लोन बूस्ट करेगा तो जो हाउसिंग लोन बूस्ट करेगा तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके पास पैसा पहुंचेगा, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, सरिया की डिमांड बढ़ेगी और दूसरे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम हाउसिंग क्षेत्र में करेंसी फ्लो बढ़ा रहे हैं लोगों तक। सीडबी का मेन उद्देश्य यही है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो डूब रहे हैं पैसे की कमी से, उन लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए ताकि उस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को आर्थिक एक तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, एक चांस मिलेगा उनको काम करने का और काम से उनको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो मांग बढ़ा सकेंगे, मांग और सप्लाई का संतुलन बना रहेगा। तो एक तो ये बात हो गई जो RBI ने अनाउंस करा था। इसके बाद बच्चों जो RBI ने एक बड़ी बात और कही थी वो ये कही थी कि जो रिवर्स रेपो रेट है इसको 25 बेसिस पॉइंट से RBI घटा रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। देखिए इकोनॉमी के अंदर टर्मिनोलॉजी का क्लियर होना बहुत जरूरी है। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से RBI कम कर रही है। पहला ही क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि बेसिस पॉइंट क्या होता है। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि RBI अपने मॉनेटरी ऑपरेशंस के अंदर परसेंटेज को ना यूज करके ज़्यादातर बेसिस पॉइंट को यूज करती है। और आप ध्यान देंगे कि 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है। तो इस तरीके से देखें तो RBI ने 0.25% से रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? तो बच्चों रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच द बैंक्स पार्क देयर मनी टू द RBI इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि जो बहुत सारे बैंक आपके देश में काम कर रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो भी बैंक हैं, वो अपना पैसा जिस दर पर RBI के पास ले जाकर के रख देते हैं उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में समझें तो RBI उस रखे हुए पैसे पर जो ब्याज अपने बाकी बैंकों को देती है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अब RBI ने इस रेपो रेट को कम करके डिस्करेज किया है कि आप हमारे पास पैसे लेकर के ना आओ, आपके पास जो पैसा है वो आप पब्लिक के बीच में लोन के रूप में बांट दो, जहां आपको ब्याज दर ज़्यादा मिल रहा है, हम तो आपको कम देंगे, हमने तो और कम कर दिया ब्याज दर। तो इस तरीके से मार्केट में पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए RBI ने रिवर्स रेपो रेट को कम किया है।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, और इससे आगे की बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।